प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। MCOM फाइनल ABST के पेपर कंपलसरी 5 एडवांस अकाउंटिंग द्विखाता पद्धति। द्विखाता पद्धति जनोपयोगी संस्थाओं के लिए अपनाई जाती है। हम आज चर्चा करेंगे द्विखाता पद्धति के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन का व्यवहार। अर्थात इसका मतलब कि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत जो जनोपयोगी संस्थाएं हैं जिनमें द्विखाता पद्धति अपनाई जाती है, उनमें जब स्थायी संपत्तियों को पुनर्स्थापित किया जाता है तो उनका लेखा व्यवहार कैसे किया जाता है, उनकी गणना किस प्रकार की जाती है तथा उनकी जनरल प्रविष्टियाँ कैसे की जाती हैं, उसको देखेंगे। इस संबंध में हमने 2 एग्जाम्पल देखे हैं। अब हम एक अगला इलस्ट्रेशन उदाहरण नंबर 8 देखेंगे जो इस प्रकार है। पहले मैं उसका सवाल को पढ़ देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि उसको कैसे हल किया जाएगा। तो सवाल इस प्रकार है। एक जल पूर्ति कंपनी द्वारा 1996 में रुपए 8 लाख की लागत पर जल पाइप की लाइन मेन डाली गई थी। वर्ष 2016 में कंपनी ने इस पुरानी लाइन मेन के 1/4 लंबाई के लिए सहायक लाइन रुपए 3 लाख की लागत पर डाली है। कंपनी ने पुरानी लाइन की शेष लंबाई को रुपए 9 लाख की लागत पर पुनर्स्थापित किया है। निर्माण की लागत में 25% की वृद्धि हुई है। पुरानी सामग्री से रुपये 20,000 रुपये वसूल हुए। रुपये 35,000 मूल्य की पुरानी सामग्री पुनर्स्थापित कार्य में प्रयुक्त की गई और रुपये 30,000 मूल्य की पुरानी सामग्री सहायक लाइन के निर्माण में प्रयुक्त हुई है। ये राशियां उपर्युक्त वर्णित लागतों में सम्मिलित हैं। आपको उपयुक्त व्यवहारों को दर्ज करने के लिए जनरल प्रविष्टियां देनी हैं। कंपनी की पुस्तकों में लाइन मेन खाता तथा पुनर्स्थापन खाता भी तैयार करना है। ये MLS यूनिवर्सिटी उदयपुर 2010, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में 2010 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम इसको हल करेंगे। तो प्रश्न में दिया है कि 1996 में जल पाइप की एक लाइन 8 लाख रुपए की लागत पर डाली गई थी। अब 2016 वर्ष में इस लाइन के 1/4 भाग के लिए सहायक लाइन रुपए 3 लाख की लागत पर डाली गई है, जो कि स्पष्टतया पूंजीगत व्यय माना जाएगा। पुरानी जल पाइपलाइन के 1/4 भाग को नई पाइपलाइन द्वारा रुपए 9 लाख की लागत पर पुनर्स्थापित किया गया है। अतः ज्ञात किया जाएगा कि इस 9 लाख रुपए की लागत में से कितना आयगत व्यय माना जाए और कितना व्यय पूंजीगत माना जाए, जिसकी गणना निम्न प्रकार करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ चार्ज टू रेवेन्यू, ये हम गणना सबसे पहले करेंगे। तो इसके लिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3/4 ऑफ द मेन कंस्ट्रक्शन इन 1996, 1996 में जो निर्माण किया गया था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का जो मेन लागत थी उसका 3/4 भाग, जो कि 6 लाख रुपए होगा। अब इसमें जो वृद्धि हुई है लागत में, एड इंक्रीज 25%, 25% की जो वृद्धि हुई है उसको इसमें और ऐड कर देंगे। तो 6 लाख का 25% जो वृद्धि हुई है 1,50,000, वो इसमें और जोड़ देंगे तो फिर करंट कॉस्ट ऑफ चार्ज टू रेवेन्यू आ जाएगी 7,50,000। इसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, पूंजीगत जो व्यय हैं, पूंजीगत खर्चे हैं, उनकी गणना हम करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 3/4 ओरिजिनल मेन
नाउ रिप्लेस्ड, जिसका रिप्लेस्ड किया गया है, उसका ओरिजिनल जो है उसका 3/4 9 लाख। अब इसमें से लेस चार्ज टू रेवेन्यू, जो रेवेन्यू को चार्ज कर दिया, जो अभी हमने गणना की थी ऊपर 7,50,000, वो कम कर देंगे तो बचेगा बैलेंस 1,50,000। अब इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सिलरी मैन न्यूली कंस्ट्रक्ट, जो नया निर्माण किया गया 3 लाख का, वो और जोड़ देंगे तो ये कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। दोनों का योग करेंगे तो 4,50,000। अब नवनिर्मित कार्य की कुल लागत 9 लाख प्लस 3 लाख 12 लाख में निम्नलिखित 2 मदें सम्मिलित हैं। कौन 2 मदें इनमें 12 लाख में हैं? उसमें एक है पुनर्स्थापित पाइपलाइन में प्रयुक्त पुरानी सामग्री का जो मूल्य है 35,000। दूसरा सहायक पाइपलाइन में प्रयुक्त पुरानी सामग्री का मूल्य 30,000। ये इसमें शामिल है 65,000 रुपये। तो नवनिर्मित कार्य की कुल लागत 12 लाख में से 65,000 घटाने पर शेष राशि जो बचेगी वो 11,35,000 रुपये का नगद भुगतान माना जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसकी जनरल प्रविष्टियां क्या की जाएंगी। तो पहली प्रविष्टि करेंगे, रिप्लेसमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 7,50,000 से, मेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 3,85,000 से, और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 11,35,000 रुपये। 11,35,000 रुपये अभी हमने निकाले थे। 12 लाख में से 65,000 घटाने पर 11,35,000 रुपये आए थे। इसका भुगतान हम करेंगे। और रिप्लेसमेंट में हमने निकाले थे चार्ज टू रेवेन्यू 7,50,000। अब 11,35,000 में से 7,50,000 घटा देंगे तो मेंस अकाउंट में ये आ जाएंगे 3,85,000। और इसमें नरेशन लिख देंगे, इसका विवरण भी लिख देंगे जनरल प्रविष्टि का, कि रेवेन्यू चार्ज ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन डेबिटेड टू रिप्लेसमेंट अकाउंट एंड द बैलेंस स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन इन कैश डेबिटेड टू मेन अकाउंट। तो ये हमारी पहली प्रविष्टि हो जाएगी। दूसरी लेखा प्रविष्टि करेंगे हम मेंस अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, और ये 65,000 रुपये जो हमने पुरानी जो सामग्री काम में ली है, उपयोग में ली है, उसकी ये 65,000 रुपये है। तो इससे मेंस अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट कर देंगे 65,000 से, और इसके नरेशन विवरण में लिख देंगे ओल्ड मटेरियल्स री इश्यूड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मेंस। फिर इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, ये तीसरी एंट्री करेंगे, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स। पुरानी सामग्री को बेचने से हमें जो 20,000 रुपये मिल रहे हैं उससे हम एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 20,000। और लास्ट में अंतिम प्रविष्टि करेंगे क्लोजिंग एंट्री, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, और बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। जो रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे रेवेन्यू अकाउंट में 6,65,000। रिप्लेसमेंट अकाउंट हम बनाएं तो रिप्लेसमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 7,50,000, और इसके क्रेडिट साइड में बाय मेंस अकाउंट 65,000 जो पुरानी सामग्री उपयोग में ली गई थी, बाय बैंक अकाउंट 20,000 रुपये प्राप्त हुए थे पुरानी सामग्री के बेचने से, और बाय रेवेन्यू अकाउंट में 6,65,000 जिसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम बनाएंगे मेंस अकाउंट। इसके डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, पुराना जो बैलेंस लाए 8 लाख, टू बैंक अकाउंट 3,85,000, और टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 65,000, और बाई बैलेंस सीडी 12,50,000, और इस तरह ये हमारा मेंस अकाउंट बन जाएगा। अब सामग्री का भंडार गृह से जो निर्गमन है, यदि संपत्ति के प्रतिस्थापन पर कोई सामग्री पूर्व में क्रय की गई का निर्गमन भी किया जाता है तो इसे पुरानी संपत्ति से ली गई सामग्री से भिन्न मानना होगा। वे दोनों के व्यवहार
में भी अंतर होगा। यदि भंडार गृह से सामग्री निर्गमन हुआ है तो इसे नगद भुगतान की तरह मानना होगा, क्योंकि पूर्व में क्रय के समय इसका भुगतान किया गया था। वह नगद भुगतान की राशि में इस सामग्री की लागत को जोड़कर इसे दो भागों पूंजीगत व आयगत व्यय में बांटा जाएगा। जबकि पुरानी संपत्ति जिसे हटाकर नई संपत्ति प्रतिस्थापित की जा रही है से कोई सामग्री निकालकर नई संपत्ति के लिए प्रयोग में ली गई है तो इसका व्यवहार भी इसके अनुसार कर दिया जाएगा। तो आज ये सवाल हमने देखा जो कि 2010 में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में आया हुआ है। तो इस प्रकार के सवाल परीक्षा में 20 नंबर के आते हैं। आज के लिए इतना। धन्यवाद सभी का।